सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अजीज खान और आप देख रहे हैं अब बात होगी। हिंदुस्तान बदल चुका है। मोदी बिल्कुल वही कर रहा है जो गुजरात में किया था। पुलिस को आरएसएस के टोलों में बांट दिया है, अदलिया को भी आरएसएस के गुंडों से भर दिया है और जितनी भी एजेंसीज हैं वो कोई सेकुलर हिंदुस्तान की तर्जुमानी नहीं कर रही। हर सरकारी इदारे के अंदर आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग भर दिए हैं और अब एक ऐसा मुतनाज़ा कानून हिंदुस्तान के अंदर राज कर रहा है जिसके बाद हिंदुस्तान के एक एक शहर के अंदर बड़े बड़े मुजाहरे हो रहे हैं, कत्लेआम हो रहा है। तकरीबन इस गुज़श्ता एक हफ्ते के अंदर तकरीबन 48 हिंदुस्तानी मुसलमान हलाक कर दिए गए। होने क्या जा रहा है हिंदुस्तान में, क्या होने जा रहा है, मोदी क्या चाहता है? एक तरफ कहा जा रहा है कि एक ऐसी स्टेट बनने जा रही है हिंदुस्तान जिसके अंदर अक़लियतों की कोई गुंजाइश नहीं होगी, मुसलमानों की कोई गुंजाइश नहीं होगी, दलित की कोई गुंजाइश नहीं होगी, क्रिश्चियंस की कोई गुंजाइश नहीं होगी और खालिस्तान बनने की तरफ जा रहा है। ये जो साल अब शुरू होने वाला है 2-4 दिन के बाद 2020, इसमें खालिस्तान की जो रेफरेंडम वाला मामला है वो हतमी शक्ल इख्तियार करने जा रहा है। मोदी क्या चाहता है, मोदी किस तरफ आगे बढ़ेगा, हम हिंदुस्तान को किस तरफ देख रहे हैं? अब इंटरनेशनल मीडिया भी बहुत चीख रहा है, बहुत ही खौफनाक किस्म के फुटेजेस आ रहे हैं। पुलिस गर्दी वहाँ पे अरूज पर है, जो गुंडागर्दी हो रही है वो अरूज पर है, आरएसएस के मार्च हो रहे हैं, तलवारों के साथ मार्च हो रहे हैं और पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसा एनवायरनमेंट है कि आवाज़ नहीं निकल रही। बदकिस्मती ये है कि कोई भी मजहबी मुसलमानों की सियासी जमात वहाँ एग्जिस्ट नहीं करती है। जो चीखो पुकार है राहुल गांधी की वो भी आ रही है कि अलहदगी की तरफ ले जा रहे हैं, तकसीम की तरफ ले जा रहे हैं मोदी। ये सारे मामला हो रहे हैं। वहाँ पे ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स वो उस तरह से आवाज़ नहीं उठा रहे जिस तरह से वो दुनिया भर में आवाज़ें उठाया करते थे। और जब भी कोई इंटरनेशनल आवाज़ उठती है तो मोदी कहता है ये हमारा अंदरूनी मामला है, आपको इससे किया। इन तमाम चीज़ों पर हम गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ तजज़ियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड साहब मौजूद है। गज़नफ़र अली साहब, ये जो सूरत हाल हम हिंदुस्तान में देख रहे हैं, हर अगला दिन पहले से ज़्यादा खौफनाक, जिस तरह बच्चों के सामने उनके वालिदैन को मारा जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है या कत्ल किया जा रहा है, पुलिस जिस तरह से लाठीचार्ज कर रही है, वही फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला गुजरात वाला आरएसएस हर जगह पर आ गई है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर, पुलिस के अंदर, एजेंसीज के अंदर, इवन उनका आर्मी चीफ इस समय ऐसा लग रहा है जैसे आरएसएस का नुमाइंदा है। ये हिंदुस्तान में जो सूरत हाल है ये किस सिम जाएगी ब्रिगेडियर साहब? बहुत बहुत शुक्रिया फैसल साहब। हम तो बड़े अरसे से ये कह रहे थे, ये बावर कराने की कोशिश कर रहे थे जब से मोदी ने अपनी पिछले टेन्योर में टेक ओवर किया था कि ये इंडिया के अंदर जो उसके दिमाग के अंदर या उसके साथ जो उसके गमाश्ते हैं उनके अंदर जो एक वेव समाई हुई है वो बाकी दुनिया के अंदर और इंडिया के अंदर ख़ास तौर पे और बाकी दुनिया के अंदर जनरली वो हिंदुओं के अलावा बाकी सारी नेशनलिटीज़ को रेलीगेट करती है और उसको परवान चढ़ाने के लिए वो किसी भी किस्म का कदम उठाने से, चाहे वो कदम तहरीर पे मुनसर हो, चाहे वो कलम पे मुनसर हो, चाहे वो बर्छी पे मुनसर हो, चाहे वो कत्ल पे मुनसर हो, चाहे वो अगवा पे मुनसर हो, चाहे वो डकैती पे मुनसर हो, चाहे वो असमत रवि पे मुनसर, किसी भी चीज़ को करने से दरेग नहीं करेंगे। और उसका मूवी ट्रेलर जो है वो गुजरात के अंदर चला चुका था। अब दुख की बात यह थी कि गुजरात में ट्रेलर चला तो उसके बाद मूवी को एक शाइनिंग इंडिया का फॉल्स प्रिटेक्स्ट के ऊपर उसके पीछे पैसा लगाया कॉरपोरेट सेक्टर ने। वो कॉरपोरेट सेक्टर जो बिरला, टाटा, सज्जन जिंदाल, इन लोगों पे जो मुश्तमिल था, उन्होंने मूवी को लाने में, यहाँ पे ऊपर उठाने में और उसको चलाने में पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट की। और उसके बाद जब ये दूसरा टेन्योर आया जिसमें 2/3 मेजॉरिटी दिलाई गई और जो कुछ इंडिया के अंदर इलेक्शन में हुआ है वो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता बाहर आ रही हैं। तो उसके बाद तो उसने एक ऐसा हथियार पकड़ लिया जिसमें जो हिंदुत्व का और जो सेफ्रॉन टेररिज्म का बुनियादी तो सोच थी, जिसमें सिर्फ राजवेश्वर सिंह ने आज से 2 साल पहले कह दिया था कि 2021 के आखिर तक इंडिया में सिर्फ हिंदू रहेंगे और कोई मौजूद नहीं होगा।
अब वो चीज़ें आपको प्रैक्टिकल तौर पे, पहले तो वो एक थ्योरी थी, अब वो प्रैक्टिकल तौर पे आपको वहाँ पे होती हुई नज़र आ रही हैं, जिसमें सिर्फ हिंदू नहीं है, जिसमें सिर्फ मुसलमान नहीं है, उसमें जैन्स भी हैं, उसमें हिंदुओं के अंदर शामिल जो अछूत, जिसको अनटचेबल, जिसको दलित आप कहते हैं, वो भी शामिल है, वो भी शामिल हैं, उसके अंदर क्रिश्चियंस भी शामिल हैं। यानी एक जर्मन स्टूडेंट था, 2 जर्मन स्टूडेंट थे जो प्रोटेस्ट में खड़े हुए थे, क्योंकि वो ये कह रहे थे कि यहाँ वो कुछ हो रहा है जो हिटलर ने और जो मुसोलिनी ने आज से इतने अरसे पहले सेकेंड वर्ल्ड वॉर में किया था। तो इस पर जो रेपुटेशन है वो हिटलर, मोदी और अमित मुसोलिनी की सूरत में आपको नजर आ रही है। मैं तो ये चाह रहा हूँ कि ये चीज़ और आगे बढ़े ताकि इंडिया एक फॉल। साहब मैं आपको एक चंद लम्हों के लिए रोक रहा हूँ। शाह महमूद कुरैशी साहब मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। कुरैशी साहब, हम जो मंजरनामा देख रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर, पाकिस्तान की कोशिशें मोहब्बत की, अमन की इस खित्ते में, वो सब तहस नहस हो रही हैं। वो बॉर्डर पे आके जो है वो खिलाफवर्जी कर रहे हैं, LOC के ऊपर खिलाफवर्जी कर रहे हैं। लेकिन जो हिंदुस्तान में हो रहा है, डिटेंशन सेंटर्स बन रहे हैं, उनकी पुलिस RSS का एक पिक्चर पेश कर रही है, वहाँ के कोर्ट्स RSS की पिक्चर पेश कर रहे हैं। सब कुछ हिंदुस्तान में ऐसा हो गया है कि मुसलमानों के लिए बिल्कुल एक दीवार से लगा दिया गया है, मुसलमानों को भी और अक़लियतों को भी। क्या होगी पाकिस्तान की स्ट्रेटजी इस सारी सूरत हाल में सर? जी सर, मैं ये कहता कि जो सेकुलरिज्म का एक ढोंग रचा हुआ था इंडिया के अंदर, हालांकि अगर उनके बुनियादी आप कॉन्स्टिट्यूशन को निकाल के देखें तो वो तो सेकुलरिज्म का जनाजा निकालता है, जब वो कहते हैं कि सिखों को भी और दलित को भी और बाकी लोगों को भी, वो हिंदू एक बहुत बड़ी कास्ट है इंडिया के अंदर, कर्नाटका में, जिसको लिंगाय कहते हैं। 11.5 करोड़ के करीब लिंगाय है। उनको ना वो मुसलमान भी काउंट नहीं करते, हालांकि वो मुस्लिम्स हैं और वो बड़ा एक्टिव पार्ट करते हैं कर्नाटका की, उनको वो हिंदुओं के तौर पे काउंट करते। तो ये जो भरम था, ये जो एक चीज थी, ये फॉल्स प्रिटेक्स्ट था, ये खुल रहा है। ये तो फैसल भाई, ये सारी चीजें हो रही हैं, दुनिया देख रही है इसको, सारी चीजें हो रही हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो दुख की बात है, जो अफसोस की बात है, कि अगर यूनाइटेड नेशन कॉरपोरेशन जैसा अदारा, जो मेरा जिल्लत आमेजी की आखिरी इंतहा पे पहुंच गया है, वो ईस्ट तैमूर में जाके फौरन रिएक्ट कर सकता है, वो साउथ सूडान में रिएक्ट करता है, जिनका कोई इकोनॉमिक पोटेंशियल नहीं था, वो अगर वहां जाके उनको आज़ादी दिला सकता है, तो उसमें यूनाइटेड नेशन कॉरपोरेशन जो है और उसका सेक्रेटरी जनरल जो है वो कहां पर मौजूद है? वो मतलब जिलालत और कम्युनिटी है, वो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है ना। वो थी कभी वो ऑर्गेनाइजेशन ना, वो कॉर्पोरेशन बन गई है, बिकॉज इट इज बीइंग रन बाय द बिग कंट्रीज, वो उनकी डिक्टेशन पे काम करती है। तो वो तो ऑर्गेनाइजेशन नहीं रही, ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो तो मुत्तहिद होती है, कॉर्पोरेशन तो अपने इंटरेस्ट को लेके आगे चलती है। तो वो जो दुनिया में, अगर आपको अफगानिस्तान में हमला करना है, आप उसकी वो अपना ले लेते हैं, वहां पे चंद मुल्कों को बिठा के। आप सीरिया में जाना चाहते हैं, ले लेते हैं, अमेरिका बाद। ठीक कह रहे हैं। अब असल में होगा क्या, ये आपने नई इस्तिलाह निकाली है, यूनाइटेड नेशन कॉर्पोरेशन। यूनाइटेड नेशन कॉर्पोरेशन से तो इंडिया के साइड पर कोई देखेगा ही नहीं, देखने नहीं है। और जब ऐसा सिनेरियो रहेगा कि जिसके अंदर हिंदुस्तान अनटचेबल हो, उसकी तरफ कोई देखे ही नहीं, बड़ी ताकतें कहें कि हाँ ये आपके अंदर का मामला है, हमारे दोस्त ममालिक जो हमारे साथ खड़े होते हैं, जिनको बार बार कह रहे हैं कश्मीर पे हमारा साथ दो, आवाज उठाओ, वो भी गुफ्तगू करने को तैयार ना हो, तो इस सारे सिनेरियो में क्या होगा? आरिफ हुसैनी साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये सारी चीजें जो हिंदुस्तान के अंदर तब्दील होते होते एक ऐसे सिनेरियो में आ गई हैं कि RSS के गुंडे सुप्रीम कोर्ट के अंदर हैं, RSS के गुंडे पुलिस के अंदर हैं, RSS के गुंडे सरकारी इदारों के अंदर हैं, RSS ने पूरे हिंदुस्तान को कब्जे में कर लिया और मार कुटाई ऐसी चल रही है कि मुसलमानों को अपनी जानें बचाना मुश्किल हो रही है। देखिए, जो हिंदुस्तान में हो रहा है उससे नुकसान हिंदुस्तान को ही होगा, और हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी है बहैसियत इंटरनेशनल रिस्पॉन्सिबल कम्युनिटी का मेंबर होते हुए पाकिस्तान की यूनाइटेड नेशन चार्टर के हिसाब से भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जहाँ पे इस तरह की ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस हों तो वहाँ हमें अपनी आवाज़ बुलंद करते रहना चाहिए। आपकी बात सही है कि अक़वाम मुत्तहिदा और दूसरे बहुत सारे अक़वाम जो हैं जो हिंदुस्तान के साथ तिजारत करते हैं, वो भी
नोटिस नहीं ले रहे हैं, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपनी जिद्दोजहद खत्म कर दें या उन मजलूमों की हिमायत खत्म कर दें। इंशाल्लाह अगर हम इनकी हिमायत करते रहेंगे तो आइंदा आने वाले सालों में न सिर्फ ये कि मोदी साहब को पसपाई होगी, जो तशद्दुद हिंदुस्तान में उभर रहा है उसको पसपाई होगी, बल्कि आइंदा आने वाले दौर में हमारे ताल्लुकात वहाँ के अवाम के साथ बेहतर होंगे और उससे हो सकता है कि कश्मीर के मसले को में भी बहुत मदद मिले। नहीं, जो आप मदद की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की जो साथ की बात कर रहे हैं, हम देख रहे हैं दफ्तर खारजा मजम्मत करता है, शाह महमूद कुरैशी साहब ने मजम्मत की, हिंदुस्तान में जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान का स्टांस तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन पाकिस्तान के वजीर आजम की अक़वाम मुत्तहिदा में एक तकरीर से क्या हासिल हुआ, या पाकिस्तान के जो काउंसिल खाने हैं, हाई कमीशंस हैं, वो सारे दुनिया में अगर बात कर रहे हैं तो कोई सुन नहीं रहा। अभी बहुत ज़बरदस्त बात की है ब्रिगेडियर गजनफर अली साहब ने कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन तब्दील हो गई है यूनाइटेड नेशन कॉरपोरेशन में, और सब बिजनेस एंगल से अपने इकोनॉमी की सूरत हाल को देखते हुए आवाज उठाते हैं, अदरवाइज आवाज नहीं उठाते। तो हमारी आवाज जो हम उठा रहे हैं 140 142 दिन हो गए कश्मीर के अंदर, अब इतना बड़ा जो है वो कर्फ्यू लगा हुआ है, पूरे हिंदुस्तान में सूरत हाल ये है, इंडिया ILOC के ऊपर आके बार बार खिलाफवर्जी कर रहा है। हम तो तीनों चारों जगह पे बोल रहे हैं, लेकिन उसके बोलने से कुछ हो नहीं रहा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आपको समझ आ रहा है कि इस तरह से बोलने से कुछ रिजल्ट मिलेगा? हुसैनी साहब जी देखें बोलने से तो कुछ भी नहीं होता, बोलने से तो ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं ना अमल पे। आपको अमलन कुछ इक़दाम करने पड़ेंगे। जब हिंदुस्तान में एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी मजलूम हो गई है तो उनको मदद की जरूरत है, लेकिन अब वो लोग जिनकी आवाज सुनी नहीं जा रही है उसमें सिर्फ मुसलमान नहीं है, उसमें हिंदू भी शामिल हैं। एक बहुत बड़ा हिस्सा हिंदुओं का भी जो है और दलित्स का भी है और दीगर मज़ाहिब। हिंदुस्तान की अगर आप आबादी का तनासुब देखें तो ज्यादा लोग इस वक्त मजलूम हैं। अगर उन ज्यादा लोगों की पाकिस्तान सिर्फ ज़बानी हिमायत नहीं करेगा बल्कि आपको इस तरह की सिचुएशंस में मटीरियल सपोर्ट भी करनी चाहिए। मैं इससे ज्यादा मीडिया के ऊपर नहीं कह सकता और इंशाल्लाह पाकिस्तान करेगा। पाकिस्तान की मिलिट्री सपोर्ट करनी चाहिए, आप ये कह रहे हैं गजनफर अली साहब। पाकिस्तान किस तरह की सपोर्ट कर सकता है? हम देख रहे हैं, हम आवाज उठा रहे हैं, हमारे काउंसिल्स जनरल्स आवाज उठा रहे हैं, हमारे दफ्तर खारजा उठा रहा है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ट्वीट्स कर रहे हैं, अपनी तकरीरों के अंदर जिक्र कर रहे हैं, अखबार भरे हुए इन तमाम चीज़ों से, इंटरनेशनल मीडिया भी आवाज़ उठा रहा है इन चीज़ों पर। लेकिन कौन सी किस्म की सपोर्ट और पाकिस्तान को करनी चाहिए हिंदुस्तान में कश्मीरियों के लिए, या जो मुसलमान हैं उनके साथ मोदी ज्यादती कर रहा है उनके लिए? ये बहुत टेस्टिंग टाइम है हमारे लिए, सिर्फ इंडिया के लिए टेस्टिंग टाइम नहीं, मेरे ख्याल पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए और पाकिस्तान की हुकूमत के लिए बड़ा टेस्टिंग टाइम है। अभी देखिए जो कश्मीर के अंदर जो भी स्ट्रगल चली उसको दुनिया ने एक्सेप्ट किया कि ये राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन की तहरीक जो है ये अंदर से जन्म लेके अंदर से खुद कश्मीरियों ने उसको उठाया है, इसमें आउटसाइड सपोर्ट कोई मौजूद नहीं है। इसी तरह जो सिटीजनशिप बिल के जो हो रहा है वहाँ पे जिस तरह चीज़ें हो रही हैं वो उस आहिस्ता आहिस्ता वो उसका दायरे कार जो है वो फैलता जा रहा है। मैं आपको दिखाना चाहता हूं डिटेंशन सेंटर जो बन रहा है हिंदुस्तान के अंदर, एक छोटा सा क्लिप देखिए, फिर मैं यहीं से गुफ्तगू शुरू करूंगा आपसे गजनफर साहब एंड आरिफ हुसैनी साहब। ये क्लिप देखें, क्या हो क्या रहा है हिंदुस्तान में। बड़े बड़े डिटेंशन सेंटर्स बन रहे हैं, वहां पे मुसलमानों को रखा जाएगा, उसके बाद उनके साथ क्या होगा जरा देखें। आरिफ हुसैनी साहब, जो लोग वहां पर हैं वो मुतमईन नहीं हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि हिंदुस्तान को तोड़ने की साजिश कर रहा है मोदी। बच्चे बोल रहे हैं, स्टूडेंट्स बोल रहे हैं, नौजवान बोल रहे हैं, सब बोल रहे हैं, लेकिन एक सिम चल रही है। अच्छा, ये जो सारे हिंदुस्तान के अंदर एहतजाज है और डिटेंशन सेंटर्स के ऊपर अब तो लोग फिगर्स दे रहे हैं कि कितने पैसों में बनेगा, टोटल कितने पैसे लगेंगे, लेकिन वो बनते जा रहे हैं। मेरे ख्याल में थोड़ी देर में आपको तस्वीरें भी दिखाते हैं वो कि बड़ी बड़ी इमारतें बन रही हैं जिसके अंदर 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार मुसलमानों को रखा जाएगा। ये जो चीज़ जा रही है, दूसरा एक और एंगल है। दूसरा एंगल ये है, ये जो शहरी कानून है उसके हवाले से ये बात चल रही है। दूसरा मामला ये है कि कश्मीर के अंदर हिंदू पंडितों को आबाद किया जा रहा है, उनकी आबादियां बनाई जा रही हैं, वहां पे मंदिर बनाए जा रहे हैं। मंदिर के अंदर एक हिंदू पंडित रखा जा रहा है। 1200 से ज्यादा मंदिर कश्मीर में बनाए गए हैं। वहां की पॉलिसी, वहां हिंदुओं को आबाद किया जा रहा है, यहां से मुसलमानों को निकाला जा रहा है। आरिफ हुसैनी साहब,
ब्रिगेडियर साहब, ये जो सिनेरियो है, कश्मीर की पॉलिसी मोदी की अलग, वहां मंदिर बनाए जा रहे हैं और यहां पर मुसलमानों की आबादियों को ख़त्म करके यहां पर मंदिर बन रहे हैं कश्मीर में, और दूसरी तरफ हिंदुस्तान के अंदर डिटेंशन सेंटर बन रहे हैं, लाखों लोगों को उसमें रखने की तैयारी है। ये सारा मंजरनामा आप 6 महीने बाद, 1 साल बाद किस तरह का देख रहे हैं हिंदुस्तान में? जी, मैं समझा आप दूसरे, बिल्कुल मैं तो आपसे पहले ही अर्ज कर रहा था कि ये चीज़ें जो है ये जिस तरह सामने आ रही हैं, इनका स्कोप जो इनका दायरा कार जो है वो बढ़ता जाएगा। अब देखिए पाकिस्तान के लिए एक बहुत टेस्टिंग टाइम किस तरह है कि अगर हम किसी भी तरीक़ाकार से इंडिया के सिटीजनशिप बिल एक्ट के ख़िलाफ़ किसी मटेरियल सपोर्ट के अंदर या किसी डायरेक्ट सपोर्ट के अंदर दाखिल होते हैं, तो उस चीज़ की जो लीगैलिटी है या उस प्रोटेस्ट का जो असल स्पिरिट है वो बिल्कुल चैलेंज हो जाएगी, और वो आ जाएगा कि पहले ही मोदी कह रहा है कि इसके अंदर जो लोग हैं वो बाहर से मदद कर रहे हैं। हमें इसको करना क्या, मुझे नहीं समझ आती कि हम क्यों नहीं करते। मुझे इतना पता है दुनिया में एक चीज़ है, जैसे कश्मीर की आप बात करते हैं ना, दुनिया यूनाइटेड नेशंस के अंदर सिर्फ यूनाइटेड नेशन कॉर्पोरेशन नहीं है, उसके अंदर बहुत सारी कमेटियाँ हैं। ह्यूमन राइट्स की एक कमेटी है, एक वहाँ की एक चीज़ आती है ICRC, जिसको आप कहते हैं इंटरनेशनल रेड क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन जो है। बाद ऐसे जेनीवा कन्वेंशन के तहत बाद ऐसे मैंडेटेड प्रिंसिपल हैं, जैसे ICRC किसी भी जो है वो अपना ये जो है ना कन्फ्लिक्ट प्रोन एरिया जो होता है, वहाँ वो UNO के चार्टर के अंदर जाके वहाँ पे वो रिलीफ सप्लाईज देके और बाकी चीज़ें लेके जा सकते हैं। इसी तरह जो यूनाइटेड नेशन ऑब्जर्वर्स है, जो उसकी ऑलरेडी एक मैंडेट मौजूद है, उसका आप स्टेटस बढ़ा सकते हैं, जो पाकिस्तान और इंडिया दोनों बाहमी तौर पर राजी हुए हैं। हम सिर्फ देखिए फैसल भाई, सॉरी टू से, बट ट्वीट से काम नहीं चलेगा। अगर हमने मटेरियल सपोर्ट नहीं करनी तो वी हैव टू, हमारे जो मिशंस हैं, हमारी जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, वी हैव टू गेट आउट ऑफ आवर कंट्री। हम अपने मुल्क से बाहर जाके न सिर्फ प्रिंट मीडिया के साथ बल्कि दुनिया की हुकूमतों के साथ कोऑर्डिनेट करके ये चीज़ें जो आप फरमा रहे हैं, कंसंट्रेशन कैंप की, मुसलमानों पे जुल्म होने की, सिखों के साथ जो कुछ करें, इसको दुनिया में हमने हाईलाइट करना है। हमने जाके वहाँ उनके बिहार पे कोई गन नहीं चलानी, लेकिन हमने ये दुनिया को बताना है कि जो अब एक तो दुनिया में वैसे आप जनरली देखें तो पूरी दुनिया के अंदर एक डेमोक्रेटिक रिसेशन जा रही है। वहाँ भी ट्रंप के खिलाफ भी कुछ हो रहा है, यहाँ पे नरेंद्र मोदी ये करने की कोशिश कर रहा है। अफगानिस्तान के अंदर इलेक्शन जो है उसके ऊपर कहा जा रहा है कि वो इलेक्शन जो है मैनिपुलेटेड इलेक्शन है, वहाँ लीगैलिटी ऑफ द गवर्नमेंट चैलेंज हो रही है। रोहिंगा उसके अंदर जो है आपको जेनोसाइड वॉच जो है वो जारी। अगर अब इस वक्त जेनोसाइड वॉच के साथ जेनोसाइड वॉच के डायरेक्टर जनरल की ये रिपोर्ट आई है कि इंडिया जो है वो तमाम जो 10 स्टेजेस जेनोसाइड की हैं वो क्रॉस कर चुका है, और वो दुनिया में जेनोसाइड के अंदर एंटर होने वाला है, जहां पे मास किलिंग होगी। और ये जो कंसंट्रेशन कैंप में रखना इज इक्विवेलेंट टू मास किलिंग। तो व्हाई कांट वी टेक दिस थीसिस आउटसाइड, अपने मुल्क में अपना स्टेटमेंट देने से एक आपने बहुत जबरदस्त बात की है कि इसके ऊपर आगे बढ़ना चाहिए। क्या हम ये कर सकते हैं कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर पाकिस्तान केस बनाए मोदी के खिलाफ, जो वो गुजरात में करता रहा, जो उसने कत्लो गारत की, वो तमाम एलिमेंट्स यहां रिपीट हो रहे हैं, बड़े स्ट्रॉन्ग स्टाइल से रिपीट हो रहे हैं। अब मोदी जो कर रहा है उसने कोर्ट मिला लिया है, पुलिस को साथ मिला लिया, सरकारी इदारे साथ मिला लिए, अब कोई इंडिपेंडेंट इदारा इंडिया में नहीं है। अगर पाकिस्तान ये करे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी और जो अभी आप बात कर रहे थे जेनोसाइड वाली चीजें, उन सारे एलिमेंट को मिला के इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाए और शोर मचाए सारे दुनिया के अंदर के ये सबसे बड़ा दुनिया का दहशतगर्द है मोदी, और वो दहशतगर्दी की कार्रवाइयां करने की प्लानिंग कर रहा है, तो कैसी स्ट्रेटेजी रहेगी पाकिस्तान की? सर मैं यही अर्ज कर रहा हूं कि इस वक्त तो 10 किस्म के जो वफूद हैं, और यहाँ पे बहुत पुराने आपके डिप्लोमेट्स भी मौजूद हैं जो इस चीज़ में इन्वॉल्व रहे हैं, कश्मीर कमेटी भी आपकी मौजूद है। उनको 10 मुख्तलिफ कैपिटल में जाके दरवाजे खटखटाने की ज़रूरत है, वहाँ अपने इक़्तिदार में जाके बताने की ज़रूरत है, मीडिया से इंटरेक्ट करने की ज़रूरत है। सिर्फ हमारे ट्वीट मुल्क के अंदर ट्वीट करने से कुछ नहीं होगा, दुनिया को पता चल गया। वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा है, न्यूयॉर्क टाइम्स लिख रहा है, अपना एशिया टाइम्स में आज एक आर्टिकल छपा हुआ है, अगर आपकी नज़र से, उन्होंने कहा है कि हिटलर से मोदी जो है वो हिटलर से बड़ा डिक्टेटर, हिटलर से बड़ा जालिम और हिटलर से बड़ा कमीना और जलील आदमी है।
ये लफ्ज हैं जो उन्होंने लिखे हुए उसके बारे में। वो कहते हैं ये जो अमीर मुसोलिनी है ये दुनिया में तबाही का जिम्मेदार है इंडिया के अंदर। और जेनोसाइड वॉर की रिपोर्ट ऑन डॉक्टर सारी दुनिया के अंदर पाकिस्तान को आवाज उठाने की जरूरत है जो हिंदर मोदी कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर गजनफर साहब। वक्फा ले रहा हूँ, वक्फे के बाद हम बात करेंगे। कल बहुत ज़बरदस्त ऐलान किया वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने। कराची के ताजिर बड़े खुश हैं। वो खुश क्यों हैं और उसके बाद कुछ इकदाम भी हुए हैं। नैब ने कुछ इकदाम किए हैं, नैब को रोका गया है, किसी ताजिर को गिरफ्तार नहीं करना है। नया ऑर्डिनेंस आया, ऑर्डिनेंस के बाद नैब का इख्तियार ताजिरों की गिरफ्तारी से बाहर चला गया। और भी बहुत सारे फैसले हुए हैं। 90 दिन के लिए नहीं रखा जाएगा, 14 दिन के लिए रखा जाएगा। क्या है और कल की तकरीब में क्या क्या इमरान खान ने कहा और ताजिरों ने क्या सोचा, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। वज़ीर आज़म पाकिस्तान बहुत अरसे बाद कराची तशरीफ़ लाए और कराची के ताजरों के अंदर खुशी की लहर दौड़ा दी। खुशी की लहर यह है कि एक ऑर्डिनेंस जारी किया गया कल नैब से मुताल्लिक। अब यह तय है कि ताजरों में जो खौफ था नैब का वो निकाल दिया गया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा कि ताजरों का जो खौफ है वो निकाला जा रहा है, आज़ादी से काम करें, नैब उन्हें गिरफ्तार नहीं करेगी। जो भी इंक्वायरी वगैरह होगी वफाक के लेवल पर उसे सदर मुमलिकत देखेंगे, सूबों के लेवल पर अगर उसकी मंजूरी देंगे गवर्नर्स तो आगे मामला बढ़ेगा। इत्मीनान बख्श सूरत हाल है, स्टॉक एक्सचेंज तेज़ी से ऊपर जा रही है। वज़ीर आज़म कहते हैं कि बहुत मुख्तसर सा टाइम लगा है चीज़ों को कंट्रोल करने में। ये वाला साल जो 2020 होगा बेहतरी की तरफ होगा। मैं एक जुमला सुनवाना चाहता हूँ कल की तकरीब का, उसके बाद अकील करीम बेडी हमारे पास। इमरान खान साहब ने कल क्या कहा? एक जो मुसलसल एक मसला आता था बिजनेस कम्युनिटी से, वो नैब का था कि हमें बार बार जब हम बिजनेस कम्युनिटी से मिलते थे तो एक नैब का खौफ था कि किसी को भी प्रोब कर सकती थी नैब। आप सबको ये सुन के खुशी होगी कि आज हमारी ऑर्डिनेंस निकला ही है और नैब को बिजनेस कम्युनिटी को हमने ऑर्डिनेंस के ज़रिए बिजनेस कम्युनिटी को इंसुलेट कर दिया है नैब से। या मुझे पता है मेरे कई दोस्त भी बैठे हुए जिनको काफ़ी खुशी होगी सुन के, क्योंकि उनके ऊपर भी नैब के केसेस चल रहे थे। हमारा ये कंटेंशन है कि नैब का काम सिर्फ जो पब्लिक ऑफिस होल्डर्स हैं उनकी स्क्रूटनी करनी चाहिए। ताजरों ने खूब तालियां बजाई जब वज़ीर आज़म ने कहा कि मेरे बहुत सारे दोस्त भी बैठे हुए हैं यहाँ पर जो नैब की वजह से डरे हुए थे, अब कोई मसला नहीं है। तो दोस्तों के लिए ऑर्डिनेंस आ गया। अकील करीम बेडी साहब, खुशी हुई वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने आज़ादी से काम करने की इजाज़त दे दी है, सारी बिजनेस कम्युनिटी अपनी मर्जी से काम करे, नैब उनकी तरफ नहीं आएगी। एक हौसला हुआ और मेरे ख्याल में ये पॉजिटिविटी जो है वो स्टॉक के ऊपर भी असरअंदाज होगी, बिजनेस पे भी होगी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा। किस तरह देखते हैं कल वज़ीर आज़म साहब की इस तकरीर को आप? देखें, तकरीब टॉप 25 अवार्ड की थी, बहुत अच्छी तकरीब थी। पाकिस्तान के नामवर बिजनेसमैन उस तकरीब में शिरकत कर रहे थे और प्राइम मिनिस्टर साहब ने बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो बिजनेस कम्युनिटी सुनना चाहती थी वो की है। लेकिन रहा नैब ऑर्डिनेंस की बात, तो नैब ऑर्डिनेंस अगर बिजनेसमैन को नहीं पकड़ेगा और ब्यूरोक्रेट्स को नहीं पकड़ेगा तो पीछे सियासतदान रह जाता है। और कि बेनिफिशरी तो घूम फिर के बिजनेसमैन ही निकलेंगे हर चीज के। कोई एसआरओ आता है उसका भी यही बेनिफिशरी होते हैं, कोई गलत काम होता है बेनिफिशरी होते हैं। तो मेरा ये कहने का मकसद है कि पिछले दिनों हमने ये देखा था कि प्राइम मिनिस्टर के पास मीटिंगों में जब भी बिजनेस कम्युनिटी जाती थी तो नैब के ऊपर बात ज्यादा होती थी। पहले ये होता था तो उमूमन नैब जो है ना बड़े लोगों पे हाथ डालती नहीं थी, तो इस दफा नैब ने बड़े लोगों पे हाथ डाला है। होना ये चाहिए, मैं समझता हूँ कि जो जाली केस बनाए जाते हैं ना उसको रोकने की कोशिश करने के खिलाफ ज्यादती नहीं होनी चाहिए, किसी के खिलाफ जाली केस नहीं होना चाहिए। इस तरह का ऑर्डिनेंस की तो जरूरत थी। लेकिन अगर आप ये कह देते कि नैब अगर बिजनेसमैन को नहीं पकड़ेगी और बेनिफिशियरी को नहीं पकड़ेगी तो फिर रह क्या गया, फिर नैब का बंद होना ज्यादा बेहतर होता।
अच्छा, क्योंकि तो आप चाहते हैं कि नैब जो है वो बेनिफिशियरी को पकड़े, उस बिजनेस कम्युनिटी के लोगों को पकड़े जो मुझे एक बेनिफिशियरी। बात बता दें, इस पाकिस्तान जो तबाही की तरफ चला गया है बिकॉज ऑफ करप्शन। सही बात। हम ये कह देते हैं कि बिजनेसमैन पे हाथ ना डालो, मेरा तो ओपिनियन अलग है। बिजनेसमैन अगर करप्शन करे तो उसको डबल सजा मिलनी चाहिए, डबल सजा मिले। अब आप अकील मुझे भाई बता एक दें कि चीज मैं आपसे दूसरे पूछना चाहता हूँ, जो कल इतनी, अकील भाई एक मिनट, मैं कल बिजनेस कम्युनिटी से मुताल्लिक इतनी जबरदस्त तकरीर की, ऑर्डिनेंस आया, नैब को हटा दिया, बिजनेस कम्युनिटी को नहीं पकड़ा जाएगा, बिजनेसमैन काम करें, और कल ही नैब सिंध ने एक बहुत बड़े बिजनेसमैन को, उसके साहबजादे को रात को 2 बजे उठा लिया घर से, डीएचए फेज 5 से उठा लिया चौधरी तनवीर को और उनके बेटे बिलाल चौधरी को। उनको उठाया, नैब ले गई और एक ऐसे मौके पे ले गई जबकि हाई कोर्ट से स्टे भी था, नैब को पाबंद किया गया था। खैर, मैं उस स्टोरी पर भी आता हूं, उनके तर्जुमान से भी बात करने की कोशिश करता हूं। कल ही ऑर्डिनेंस आया, कल ही एक ताजिर को पकड़ लिया, बल्कि उनके जो तर्जुमान खुबैर साहब जो है उस मेरे साथ मौजूद है। अकील बात सुने, खुबैर साहब की बात सुने, हुआ क्या है इनके साथ, फिर आप बताएं कि नैब ने किस तरह से इन्हें गिरफ्तार किया वजीर आजम के अहकाम के बावजूद। और ये अलग बात है, खुबैर साहब बताएंगे, लेकिन एक खत भी लिखा था, एक खत लिखा था चौधरी तनवीर साहब ने वजीर आजम पाकिस्तान को कि हमारी मदद करें। खुबैर साहब, क्या हुआ कल इतनी बड़ी तकरीर के बाद वजीर आजम पाकिस्तान की नैब ने गिरफ्तार कर लिया चौधरी तनवीर को? ये लेटर आप देख रहे हैं जो वजीर आजम पाकिस्तान को लिखा था चौधरी तनवीर ने, और उसमें उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि उनकी मदद की जाए, बिजनेस कम्युनिटी की मदद की जाए। और नैब, आवाज आ रही है आपको? जी कहिए। बिल्कुल आ रही है। देखिए जी, हेलो जी कहिए। देखिए, रात को 2 बजे के करीब नैब की टीम ने आके उनके घर के दरवाजे तोड़ के उनको घर से अरेस्ट किया, निहायत गैर मुहज़्ज़ब तरीके से, जबकि इस मामले में अभी तक ना तो कोई नोटिस दिया गया कि नोटिस हो और बंदा ना जाए तो जाकर के अरेस्ट किया जाए। ये तो इस तरीके से अरेस्ट किया गया है जैसे कोई बहुत ही बड़ा कोई दहशतगर्द है या कोई बहुत ही बड़ा इश्तिहारी मुजरिम है। हाई कोर्ट सिंध ने 3 दिसंबर को एक स्टे ऑर्डर दिया था नैब के अगेंस्ट कि जी नैब इनके खिलाफ कोई मनफी इकदाम नहीं उठाएगी जी। वो ऑर्डर्स दिखाए जाने के बावजूद रात को जो टीम आई थी उनको प्रेजेंट भी किए गए, उसके बावजूद उन ऑर्डर्स को नहीं सुना गया और इनको उठा के ले गए। अच्छा, एक मिनट, आप मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर रहिएगा अताउल खबीर साहब। अकील भाई, ये जो कल वाली तकरीब थी उसके बाद तो ऐसा सिनेरियो लगता था कि पाकिस्तान के जो टॉप बिजनेसमैन हैं उनको ये इत्मीनान होगा और जो उनके साथ इंसाफ होना चाहिए। वजीर आजम ने भी कहा, कल हफीज शेख साहब ने भी कहा, ये तमाम चीजें बहुत खुल्लम खुल्ला हुई और बहुत खुशी की लहर थी। आज के अखबारात भरे हुए हैं ताजरों की खुशी से, लेकिन रात ही को एक बड़े ताजिर को गिरफ्तार कर लिया, बेटे को भी उठा के ले गए। मेरा अपना ये ख्याल है कि जो अखबारात भरे पड़े हैं ना, ये अखबार एक ही हो सकता है, 2-3 अखबार हैं जो ये खुशियां भी बनाते हैं और गम भी बनाते हैं, अंदर भी लोगों को वही करवाते हैं और बाहर भी वही निकलवाते हैं। जब उन पे हाथ पड़ता है तो उनकी चीखें निकलती है, वो नैब के लोग को भी चेंज करा देते हैं। हाँ। मेरा अपना ये ख्याल है, मैं इत्तेफाक नहीं करता इस ऑर्डिनेंस से, क्योंकि अगर आप किसी को प्रोटेक्ट करते हो तो भाई कोई गलत काम करे उसको प्रोटेक्ट करने की जरूरत क्या है? आप ये बोल दो ऑर्डिनेंस ले आओ कि नैब अगर किसी के साथ ज्यादती करेगी तो ज्यादती का उसको जवाब देना होगा। बस हमारे मुल्क में जाली फैसले आ जाते हैं तो उस पर कार्रवाई करो भाई, उसको ठीक करो। इस मुल्क में घर घर में करप्शन है। बड़े बड़े लोग पाकिस्तान के बिजनेसमैन आके टीवी में कह रहे हैं कि बगैर करप्शन के पाकिस्तान एक कदम नहीं चल सकता। वो भाई जब इतनी सारी बातें पता है कि करप्शन के बगैर कोई काम नहीं होता तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि फला को आप नहीं पकड़ोगे? आप ये करप्शन के बगैर काम नहीं होता। अकील भाई मेरे साथ आप टेलीफोन लाइन पे रहिएगा, मैं एक ब्रेक ले रहा हूं। ब्रेक के बाद करप्शन के बगैर काम नहीं हो रहा, महंगाई बढ़ती जा रही है। 30,000 रुपए जिसकी तनख्वाह हो, 40,000 रुपए जिसकी तनख्वाह हो, 50,000 रुपए जिसकी तनख्वाह हो, तो घर नहीं चला सकता। वो करे क्या? अकील करीम रेड्डी बताएंगे वो क्या करे इस ब्रेक के बाद।
वज़ीर आज़म पाकिस्तान समझते हैं कि ऑर्डिनेंस जो जारी किया गया है नैब से मुतालिक, जब बिजनेस कम्युनिटी को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, नैब को वहाँ से हटा दिया जाएगा, ब्यूरोक्रेट्स को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, तो इकॉनमी चलेगी तो सूरत हाल बेहतर होगी, महंगाई बेहतर होगी। लेकिन इस वक्त महंगाई बहुत ज़्यादा है। जो 40,000, 50,000, 60,000 रुपये भी माहाना तनख्वाह ले रहे हैं, उनका गुजारा मुश्किल है। जो 1 लाख रुपये भी ले रहा है तनख्वाह, उसका गुजारा मुश्किल है। एक छोटा सा पैकेज दिखाता हूं, फिर अकील करीम डेडी से मालूम करेंगे कि महंगाई को कंट्रोल कैसे किया जाए। देखें ये पैकेज। मेरा नाम सलाउद्दीन है। हम सब्जी बेचते हैं। हमारे जो है ना 20,000 इसके अंदर आमदनी है और बच्ची पढ़ती है लिखती है, इनका भी जो है ना फीस जाता है और बिजली का बिल है। गैस का बिल है, कभी 2,000 आ जाता है, कभी 3,000 आ जाता है, कभी वो अपने हिसाब से 7 भी हज़ार भेज देते हैं। फिर हमारे जो है ना खर्चे आते घर के, राशन है, ये राशन लाते बोर्ची खाने में देते, बच्ची हो गए 10,000 रुपये उसमें लगते हैं। मैं स्कूल जाती हूँ, 7वीं क्लास में पढ़ती हूँ। मेरे अब्बू सुबह जाते हैं, शाम में आते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, खर्चा हमारा पूरा नहीं होता। हमारा महंगाई बहुत हो गई है, महंगाई पर कंट्रोल करें। अकील करीम बेडी साहब, आम आदमी जो मजदूरी करता है उसका घर नहीं चल रहा, जो नौकरी कर रहा है उसका घर नहीं चल रहा। आपसे मुसलसल गुफ्तगू होती रहती है। हम सोचते थे कि इमरान खान साहब कुछ वक्त के बाद, थोड़े से वक्त के बाद, फिर और कुछ वक्त के बाद आम आदमी को रिलीफ देंगे। रिलीफ मिल नहीं पा रहा, रिलीफ का कोई आसरा दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। आपको दिखाई दे रहा है कोई रिलीफ मिलेगा, महंगाई कम होगी, कुछ ऐसा पेशरफ्त आपको दिखती है? इस हुकूमत की जानिब कोई ऐसी पॉलिसी बन रही हो जिससे रिलीफ मिले? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, महंगाई के हवाले से गवर्नमेंट अनथक मेहनत कर रही है, काम कर रही है। आप ये देखें कि छोटे लोगों के इलेक्ट्रिक के बिल के रेट उन्होंने नहीं बढ़ाया है। गैस के जो रेट बढ़े वो भी छोटे जो गरीब लोग हैं उनके रेट नहीं बढ़े। दूसरा, गवर्नमेंट हाउसिंग पे भी काम कर रही है पुअर के लिए, गवर्नमेंट हेल्थ पे भी काम कर रही है, गवर्नमेंट इनके लिए बाकी एरियाज में भी काम कर रही है। तो मेरा ये ख्याल है कि गवर्नमेंट, मैं समझता हूँ कि फोकस है कि किसी तरीके से मुल्क में गुर्बत कम हो। इंडिकेशन मिली है ना, वो इन्फ्लेशन को कम दिखा रही है। आने वाले टाइम में इन्फ्लेशन आपका नीचे आएगा। और दूसरा, लोगों की इनकम बढ़नी चाहिए, उसके लिए गवर्नमेंट बहुत सारे प्रोग्राम दे रही है और वो फोकस कर रही है कि एक्टिविटीज मुल्क में बढ़े। और उसी की वजह से कल प्राइम मिनिस्टर ने एक अच्छा अनाउंसमेंट ये भी किया है कि हम इंटरेस्ट रेट आने वाले दिनों में कम होता हुआ दिख रहे हैं। तो जब भी आपका इंटरेस्ट रेट नीचे आएगा, आपके इन्फ्लेशन के नंबर नीचे आएंगे, आपके मुल्क में एक्टिविटीज बढ़ेगी, तो ये आने वाले दिनों में ये मुल्क मुश्किल में था और ये कुर्बानी सब अक्रॉस द बोर्ड सबसे ली गई है। इस वक्त गवर्नमेंट जो फोकस कर रही है कि किसी भी सूरत में पुअर को जो सपोर्ट मिलनी चाहिए, और उसके ऊपर गवर्नमेंट की, मैं देख रहा हूँ यूटिलिटी स्टॉल को, यूटिलिटी वालों को भी फाल किया जा रहा है, उसके ऊपर भी काम हो रहा है। उनके पैसे भी गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि उनका बजट बढ़ा। तो मेरा ख्याल है कि ये सारी चीजें हम देख रहे हैं। तो आपने बहुत अच्छी बात की, होगा हो रहा था, होगा ये तकरीरी लग रही है मुझे इमरान खान साहब की भी और आपकी भी, जिस तरह से कह रहे हैं। आम आदमी भी क्या करे अगर ये पॉसिबल हो? अखिल भाई, छोटी सी, अगर 6 चीजों की प्राइस कम कर दें, घी की, चावल की, चीनी की, सब्जी की, अगर 6-8 चीजों के प्राइस कम कर दें, सब्सिडी शामिल कर दें, तो लोग आजादी से जिंदगी गुजारने के काबिल लोग, और ये पॉलिसी चलाते रहें। बिल्कुल इमरान खान साहब, क्या इसमें आप क्या कहें? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इस वक्त फौरी जरूरत है, लेकिन जारी बात है कि गवर्नमेंट के पास भी इतना बजट है नहीं इस वक्त, क्योंकि उन्होंने टाइटनिंग की इसीलिए थी कि पाकिस्तान के रिजर्व को बेहतर करें, पाकिस्तान की स्पेंडिंग को कम करें। लेकिन आपकी ये बात सही है कि इस वक्त मिनिमम अगर आप 6 आइटम ना करें तो वीट जो है उसकी प्राइस नीचे लानी पड़ेगी, क्योंकि ये पुअर आदमी को सबसे ज्यादा इफेक्ट करती है। हर पुअर आदमी को दिन की है, और रोटी की आपने जो डबल प्राइस हुई है तो वो इफेक्ट ज्यादा हो गए। मिनिमम 10 रुपए से
पे रोटी मिलनी चाहिए। आज इस वक्त 15 और 20 रुपए रेट हो गए, वो गरीब आदमी इसको अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो आपकी ये बात सही है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि सबसे पहले फोकस करे कि व्हीट की प्राइस किसी भी सूरत में नीचे लाई जाए ताकि आम आदमी इसका फायदा उठा सके। इस वक्त उनकी नीड यही है और इसको अगर हम गवर्नमेंट इस पे कामयाब हो जाती है तो बाकी चीजें तो आने वाले दिनों में हमें दिख रहा है कि बेहतरी हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया अकील करीम रेड्डी साहब। आखिरकार अकील एक बात मान गए, वो ये थी कि आटे की कीमत कम की जाए, लेकिन अगर 6 चीज़ों की हुकूमत कीमत कम कर देती है तो इस महंगाई पे काबू पाया जा सकता है। साथ ही जो प्राइस लिस्टिंग है सरकारी, उस पर अमल दरामद हो और गवर्नेंस मैनेजमेंट ठीक हो जाए तो महंगाई पे काफ़ी हद तक काबू पाया जा सकता है। प्रोग्राम ये ख़त्म कर रहा हूँ, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।